Hello dear Agrians, welcome to Agri Time, Learn Agriculture with me. Friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में। ओके, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आपका। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, पोषक तत्वों में पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, CHO। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, कितने ग्राम। तो 400 से 500 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। और जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी? 4 कैलोरी 1 ग्राम अणु में। कार्बोहाइड्रेट जीवों में ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है, एनर्जी निर्माण का। ठीक है, इसलिए इसी जीवों का क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवों का ईंधन किसे कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को जीवों में क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक अनाज वाली फसलों में पाया जाता है, जो आपका सीरियल्स क्रॉप है, फूड ग्रेन वाली, उन सभी में आपका ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है। अब हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपका आलू हो गया, आलू एक एग्जाम्पल हो जाएगा। आलू से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ओके ना। कार्बोहाइड्रेट से संबंधित रोग जो होता है वो आपका मधुमेह रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं तो पहला है आपका मोनोसैकेराइड। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अथवा एकल इकाई होती है, अर्थात इसका जल अपघटन कराकर और इकाइयाँ प्राप्त नहीं की जा सकती। ओके, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आपका मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, तो यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सबसे सरल तथा एकल इकाई का होता है। अगर इसमें हम जल का अपघटन भी कराते हैं, ठीक है, तो इससे और जो इकाइयाँ हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। ओके ना। इसके अंतर्गत ग्लूकोज एग्जाम्पल आपका ग्रेप्स हो जाएगा, अंगूर। फ्रक्टोज फलों में, इसे फल का शर्करा बोला जाता है। आपका जो फ्रक्टोज होता है इसको क्या बोला जाता है? फलों का शर्करा बोला जाता है। ओके, इसके बाद मैनोज, कॉर्नबेरी हो गया इसका एग्जाम्पल। ग्लैक्टोज, यह सूक्ष्म मात्रा में फल तथा अनाज में पाया जाता है। आपका फल और जो सीरियल्स क्रॉप है, अनाज है, ग्रेन वाली जो फसलें हैं, उसमें आपका जो ग्लैक्टोज है वो सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। बाकी आपका ग्लूकोज हो गया वो अंगूर में पर्याप्त होता है। फ्रक्टोज जो कि फलों में पाया जाता है, और जो मैनोज है वो आपका कॉर्नबेरी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, डाइसैकेराइड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जुड़ने के परिणाम स्वरूप डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। इसमें सिर्फ एक इकाई थी, इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। ओके ना। तो 2 स्वरूप डाइसैकेराइड का निर्माण होता है, इसमें 2 इकाइयाँ जुड़ती हैं तो आपका क्या होता है? डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। अर्थात इनका जल अपघटन जब करवाते हैं हम तो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हमें प्राप्त होती है। आपका मोनोसैकेराइड में नहीं प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन आपका जो डाइसैकेराइड है इसमें क्या किए जा सकते हैं? प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं? तो आपका सुक्रोज आता है, और सुक्रोज के अंतर्गत गन्ना हो गया, शुगर कैन और चुकंदर हो गया। ओके, सुक्रोज का निर्माण प्लस फ्रक्टोज के जुड़ने से होता है। जो आपका सुक्रोज है उसका निर्माण कैसे होता है? जो आपका गन्ना है उसका, चुकंदर है इसका, इसमें आपका सुक्रोज पाया जाता है। तो ये जो सुक्रोज है इसका निर्माण कैसे हो जाता है? तो आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों के जुड़ने से आपका क्या होता है? सुक्रोज का जो है निर्माण होता है। लैक्टोज आता है इसके अंतर्गत, जो कि दूध में महत्वपूर्ण शर्करा मानी जाती है। दूध हल्का हल्का मीठा पाया जाता है, तो वो क्यों होता है? तो आपका लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के जुड़ने से होता है।
आपका ग्लूकोज और आपका ग्लैक्टोज अगर आपस में मिले तब आपका क्या होता है, लैक्टोज का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके ना। तो यहाँ पे पूछ भी दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्डली पूछना चाहे अगर, ठीक है, तो वो पूछेगा। अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ठीक है, दूध में जो आपका लैक्टोज पाया जाता है वो किसके जुड़ने से होता है करके, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आपको क्या लगाना है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ओके, विभिन्न सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको मेरे अनुसार जितना क्वेश्चन बन पाता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना झेलनी पड़े। आगे बढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत माल्टोज आता है। माल्टोज किस में पाया जाता है, तो आपका जौ हो गया। जौ में आपका माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो पाई जाती है, या शर्करा बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, जो भी बोल सकते हो आप उसको। ये आपका डाइसेकेराइड के अंतर्गत आती है ये सभी चीज़, और जो पहले बताया वो आपका मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आती है। अब माल्टोज का निर्माण किससे होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब दोनों इकाइयाँ जुड़ती है तब आपका माल्टोज का निर्माण होता है। अब बात करते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ओके, तो इसमें क्या होता है, 2 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ जुड़ने पर पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। अर्थात पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन कराया जाए तो बहुत सारी मोनोसेकेराइड प्राप्त होती है। ओके, अगर हम पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन कराते हैं तब हमें बहुत सारे क्या प्राप्त होते हैं जी, मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। ओके ना। तो इसलिए आपका जो पॉलीसेकेराइड होता है उसमें कौन कौन सी आती हैं आपके, तो आपका स्टार्च आ जाता है, सेल्यूलोज आता है, सैकरीन आता है। ओके ना। आप स्टार्च जानते हो, होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं इसको। ओके ना। तो देखिए, अनाज व कंद वाली सब्जियों में ये पाई जाती है। अनाज व कंद वाली सब्जियों में ये पाई जाती है। अब कंद वाली सब्जी कौन सी हो जाएगी, तो अरबी हो गया, ठीक है ना, कोचाई जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली भाषा में, कोचाई हो गया आपका, ठीक है ना। सेल्यूलोज जो कि आपका लकड़ियों में पाया जाता है, ठीक है, और आपका सैकरीन जो कि मलेठी और स्टीविया में पाया जाता है। तो इस सब कुछ चीज़ों को आप याद रखिएगा, कम से कम एग्जाम्पल को याद ज़रूर रखिएगा कि आपका पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं फलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो आपका जो किशमिश होता है उसमें 77.3% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा। उसके बाद सूखी खुमानी में 72.8%, सूखा खजूर जिसको हम छुआरा बोलते हैं उसमें 67.3%, सूखे करौंदे में 67.1%, ताज़ा खजूर में 40% और केला में 36.4% आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका पाया जाता है। ओके ना। अगर आप किशमिश का मतलब वो करते हो, सेवन करते हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिलेगी केला के अपेक्षा, ठीक है ना। तो अगर केला खाते हैं तो आपको सिर्फ कितना 36.4% ही मिलेगा, लेकिन अगर किशमिश खाते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट कितना बढ़ जाएगा, 77.3%। तो सबसे ज़्यादा आपका किशमिश में होता है। बात करते हैं सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा। तो आपका जो कसावा होता है इसमें 38.1% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। शकरकंद की बात करें, अभी जो आपके ठंड के सीज़न में आपका जो शकरकंद आता है, ओके, जिसको हम लाल कांदा भी बोल देते हैं, ओके, हमारे जनरली भाषा में, तो शकरकंद में आपका 28.2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और अगर आलू की बात करें तो आलू में आपका 22.6% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो पाई जाती है। तो कसावा, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ही खानी है, ठीक है ना, तो मतलब लेनी है अपने शरीर के लिए, तो आप कसावा का उपयोग कीजिए ज़्यादातर, शकरकंद खाइए, ठीक है। अब आलू खा रहे हैं तो अच्छी बात है, आलू ही खाइए, लेकिन क्या है, आलू खा खा के ही आप थक जाते हो, तो इससे अच्छा आप और भी मतलब कार्बोहाइड्रेट जो प्रदान करती है, हमको देती है, तो ऐसा सब्जी खाइए। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वसा की। ओके ना, कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया, अब वसा की बात करते हैं। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 से 45 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, तो 25 से कितना 45 ग्राम। वसा के 1 ग्राम अणु में 9.3 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2.5 गुना ऊर्जा पाई जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से आपका 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, एनर्जी प्राप्त हो जाती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। वसा हमारे शरीर में त्वचा के नीचे सुरक्षा की परत का निर्माण करती है। क्या करती है? वसा हमारे शरीर में त्वचा के नीचे सुरक्षा की परत का निर्माण करती है। वसा हमारे शरीर में तापमान का नियमन करती है। वसा को हमारे शरीर का संचित अथवा भंडारित भोजन बोला जाता है। वसा से संबंधित रोग मोटापा है। अब जनरली बात है, फैट बढ़ेगा तो मोटापा भी बढ़ेगा, जो वसा की अधिकता के कारण होता है। ओके, अगर वसा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, फैट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मोटापा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं फलों में वसा की मात्रा। तो आपका जो पेकन नट है उसमें 70% पाया जाता है, अखरोट में 64.5%, बादाम में 58.9% और काजू में 46.9%। ओके, सब्जियों में वसा की मात्रा की अगर बात की जाए तो सब्जियों में वसा की मात्रा लगभग नगण्य होती है तथा हरे पत्ती वाली सब्जियों में वसा की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती। मतलब कि आपका जो सब्जी है, जैसे हम लोग करेला ले लें, ठीक है, कद्दू ले लें, भिंडी ले लें, तो इन सब में हल्की मात्रा में मतलब पाई जाती है, बहुत ही एकदम से कम। लेकिन जो पत्ते वाली सब्जियां होती है, जैसे आपका भाजी हो गया, ठीक है, पालक हो गया, तो इनमें क्या है कि बिल्कुल भी वसा आपका नहीं पाया जाता है। सब्जियों में सर्वाधिक वसा आलू में 1.14% पाई जाती है। कितना? 1.14%। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ताज़ा फलों में सर्वाधिक वसा एवोकाडो में कितना पाया जाता है? 24.4%। इसलिए इसे बटर फ्रूट भी कहा जाता है। अब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि बटर फ्रूट किसको बोला जाता है, तो बटर फ्रूट आपका एवोकाडो को बोला जाता है। ओके ना, तो याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा हमने देख लिया। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके ना, इसके बाद है प्रोटीन के 1 ग्राम अणु में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतक तथा मसल का निर्माण करती है। मसल्स जो होते हैं ना, उसका निर्माण करती है जो प्रोटीन है वो। प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करता है। ओके, प्रोटीन हमारे शरीर के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलता है। प्रोटीन हमारे शरीर में आनुवांशिक सूचनाओं का भी आदान प्रदान करने में सहायक होता है। क्या होता है? आनुवांशिक जो सूचना होता है उसका आदान प्रदान करने में सहायक रहता है आपका जो प्रोटीन है वो। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। शरीर के लिए कुल 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत होती है, जिसमें से 10 शरीर में संश्लेषित होते हैं। उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है या वो कहलाता है। ठीक है, एक बार और पढ़ता हूँ, सुनिए। शरीर के लिए कुल कितने? तो 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत होती है, जिसमें से जो 10 है वो शरीर में संश्लेषित होते हैं, लेकिन जो और आपके 10 होते हैं वो क्या होते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं तथा अन्य 10 को भोजन के साथ ग्रहण करना पड़ता है, जिन्हें हम अनावश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। तो वही है, यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है और कुछ तो नहीं। ओके ना, इसके बाद है सामान्यतः प्रोटीन दलहनी फसलों में पाया जाता है। अब जैसे दलहनी फसलों क्या क्या हो गया आपका? अरहर हो गया, उड़द हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया। इन सभी में क्या पाई जाती है? आपका जो प्रोटीन है वो आपका पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकर रोग होता है, ठीक है, और क्वाशियोकर रोग चावल खाने वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि चावल से तो उतना खास हमें प्रोटीन प्राप्त होता नहीं है। और प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो दाल में पाई जाती है। और जनरली जो गांव वाले होते हैं वो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करा पाते, ठीक है ना, क्योंकि दाल भी आप जान रहे हो थोड़ा सा हाईली प्राइस में बिकता है।
तो इसलिए वहाँ पे चावल खाने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा आपका जो क्वाशियर जो रोग है वो आपका होता है। और बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो आपका बच्चों में मैरास्मस रोग होता है, डिसीज़ होता है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते ही रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि फलों में प्रोटीन की मात्रा और आपका सब्जियों में प्रोटीन की मात्रा। तो फलों में आपका काजू में, उसके बाद बादाम में, उसके बाद अखरोट में 21, 20 और 15। ओके। सब्जियों में प्रोटीन की मात्रा तो आपका जो सेम फली है, मटर है और चावला जो है, इसमें आपका पाया जाता है। सबसे ज़्यादा की बात करें यहाँ पे, सेम फली में 7.8%, मटर में आपका 7.2% और आपका चावला जो है उसमें 6.9% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कशन किया कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रति व्यक्ति कितना होता है। उसके बाद हमने वसा के बारे में डिस्कशन किया कि वसा क्या होता है, वसा प्रति व्यक्ति कितना चाहिए होता है, और कौन से फल और सब्जी होते हैं उसमें कितना कितना प्रतिशत पाया जाता है। उसके बाद हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कशन किया, फलों में प्रोटीन की मात्रा, सब्जियों में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रति व्यक्ति कितना लगता है। तो इन सब जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं सभी को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह जो क्लास है या वीडियो क्लास जो भी रहे, समझिए आप इसको सेशन समझिए, या आपको अच्छी लगी होगी। बस आज की क्लास में इतना ही।